हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर कर रहे हैं, जो कि आज 5th नंबर का है। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, वो अवश्य उन क्लासेस को देख लें, जिससे आपके जीके के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तैयार हो सके विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति को सर्वप्रथम किसने विषमकोणीय चतुर्भुजाकार या पतंग के आकार का बताया था? तो ये बताया था टी.एच. हेडले ने। किसने बताया था? टी.एच. हेडले ने। अभी तक ये क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में ही पूछा गया है, लेकिन अभी चांसेस हैं कि ये आगे आने वाली एग्जाम्स में पूछा जा सके। ठीक है, इससे वैसे अपने 2-3 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है या पतंग के आकार की है। तो कभी कभी क्वेश्चंस ये भी देखने को मिला हुआ है कुछ एग्जाम्स में कि राजस्थान की आकृति के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषमकोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। ठीक है, ये किसने बताया था? टी.एच. हेडले ने बताया था। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, पंचपदरा झील के नमक में लगभग कितने प्रतिशत सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पंचपदरा झील है कहाँ पे। तो पंचपदरा झील जो है वो है बाड़मेर के अंदर। कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। ये एक खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। इसके बाद में ये देखा जाए कि पंचपदरा झील के अंदर खारवाल जाति के लोग, कौन सी जाति के? खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से, किससे? मोरली झाड़ी की टहनी से, झाड़ी की टहनी से नमक का उत्पादन करते हैं। टहनी से नमक का उत्पादन करते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि पंचपदरा झील के अंदर किस जाति के लोग हैं जो नमक का उत्पादन करते हैं? तो खारवाल जाति के लोग हैं। और किस टहनी से करते हैं? मोरली झाड़ी की टहनी से करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंचपदरा झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 98%। कितनी होती है? 98% होती है, जो कि खाने योग्य नमक मिलता है यहाँ पे। कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें पढ़ा था कि डिडवाना के अंदर जो नमक कहीं पैदा होता है वो खाने योग्य नहीं है। तो कल हमने डिडवाना झील के बारे में पढ़ा था, आज हमने पंचपदरा झील के बारे में पढ़ लिया। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 1960 में यहाँ पे एक पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड जो एक कंपनी है उसकी स्थापना की गई थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1960 में पंचपदरा झील के पास में पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोठारी नदी पर किस जिले में मेजा बांध बना हुआ है? तो मेजा बांध किस जिले में? तो मेजा बांध है भीलवाड़ा जिले के अंदर। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर है। ठीक है, अब कोठारी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसका उद्गम कहाँ से है। तो उसका उद्गम है दिवेर की पहाड़ियाँ। कहाँ से? दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी है कहाँ पे? यह है राजसमंद के अंदर। कहाँ है? राजसमंद के अंदर। ठीक है, इस नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे भागोड़ सभ्यता बसी हुई है। कौन सी सभ्यता? भागोड़ सभ्यता। ठीक है, ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो भागोड़ सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में ही है और कोठारी नदी के समीप बसी हुई है। ठीक है, ये हमारा मेजा बांध भी कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर है। कोठारी के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि देवेर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये बनास की सहायक नदी है। ठीक है, बनास की सहायक नदी है। यह भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। ठीक, तो हमारे लगभग 4-5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर हो गए। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है? तो राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। कौन सी नहर को? इंदिरा गांधी नहर को। इस नहर को हम राजस्थान नहर, ठीक है, राजस्थान नहर भी कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा। ठीक है, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसको। इसको रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है।
रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा, ठीक है। ये राजस्थान के अंदर टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल है, जब कभी और इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा तो हम और भी डिटेल देख लेंगे। अभी के लिए हमें इसका उपनाम पूछा था कि राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। इसके साथ में 3 एक्स्ट्रा फैक्ट और ये टिब्बी हनुमानगढ़ हो गया। एक है इसमें गंग नहर दे रखा है आपको ऑप्शन, क्या दे रखा है, गंग नहर। गंग नहर का जो स्टार्टिंग है कब हुई थी, 1927 में की हुई थी। और बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, बीकानेर के शासक थे कौन थे, गंगा सिंह। इन्होंने इस नहर को प्रारंभ करवाया, यानी कि इस नहर को खुदवाया, ठीक है। कब स्टार्ट हुई है, 1927 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंग नहर की सन पूछी हुई है, तो 1927 है। किसने, बीकानेर के शासक है गंगा सिंह, उन्होंने, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान की नवीनतम बाघ परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की नवीनतम बाघ परियोजना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये राजस्थान की 5वीं बाघ परियोजना है। इससे पहले चौथी ये थी, ठीक है। तीसरी मुकुंदरा हिल्स थी और दूसरी सरिस्का टाइगर रिजर्व थी। तो पहली कौन सी थी, पहले थी रणथंभौर। कौन सी थी, रणथंभौर। जो टाइगर रिजर्व है यानी कि TR है, टाइगर रिजर्व है, वो पहली राजस्थान की पहली बाघ परियोजना थी। दूसरी सरिस्का थी जो कि अलवर में। मुकुंदरा हिल्स तीसरी थी जो कि कोटा और झालावाड़ के अंदर है। चौथी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व थी जो कि बूंदी कोटा के अंदर आती है, बूंदी कोटा के अंदर आती है रामगढ़ विषधारी, ठीक है। थोड़ा सा भाग इसका भीलवाड़ा का भी आ जाता है, ठीक है। और 5वीं है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो हमारी राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ परियोजनाएं चल रही हैं। उन 5 के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 888, ठीक है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, 880, 88। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बांसवाड़ा के अंदर। ये क्वेश्चन जनगणना वाले हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सर्वाधिक जो है राजस्थान का शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा के अंदर है, कितना है, 934। और सबसे कम देखा जाए तो सबसे कम है अपना झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है, कितना है, 837, ठीक। और राजस्थान का शिशु लिंगानुपात हो गया 888। समझ में आ गया। पढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक आर्द्रता यानी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो वह है झालावाड़। झालावाड़ सबसे आर्द्र वाला जिला है। न्यूनतम आर्द्र वाला जिला पूछ लिया जाए, न्यूनतम आर्द्रता कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी जैसलमेर में। कहाँ मिलेगी, जैसलमेर के अंदर मिलेगी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि आर्द्रता वाला महीना कौन सा है, आर्द्रता मंथ कौन सा है, तो वो आएगा अपना अगस्त आएगा। कौन सा महीना आएगा, अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा आर्द्रता रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। खारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है। तो सबसे पहले तो हम खारी नदी के बारे में जान लेते हैं कि खारी नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियों से। बिजराल गांव है एक, उसकी पहाड़ियों से। ये कहाँ पे है, ये राजसमंद में है। कहाँ पे है, राजसमंद में, ठीक है। यह एक बनास की सहायक नदी है। अब बनास की सहायक नदी है, ठीक है। और राजमहल टोंक के अंदर खारी, बनास और डाई का क्या होता है, टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम होता है। क्या होता है, त्रिवेणी संगम होता है, ठीक है। ये हमने कल त्रिवेणी संगम कुछ याद किए थे, उनमें से एक ये है, ठीक है। अब बनास की सहायक नदी है, तो बनास का अफवाह तंत्र कहाँ है, बनास किसकी है, चंबल की है। चंबल का पानी कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है, ठीक, बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो ये जो हो गई नदी
वो किसकी हो गई? बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र का हिस्सा हो गई। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सिलिसिएट झील कहाँ स्थित है? सिलिसिएट झील है अलवर के अंदर। सरिस का जो उद्यान है उसके पास में सिलिसिएट झील है। ठीक है। राजसमंद में देख ले तो राजसमंद झील है। ठीक है। उदयपुर का देखा जाए तो उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि जयसमंद हो गई। ठीक है। पिछोला हो गई, दूध सागर हो गई, पिछोला, दूध सागर करके एक पिछोला झील के पास में, या दूध तलाई है, सॉरी, दूध तलाई करके एक झील है छोटी सी, जो कि पिछोला के पास में है। ये भी उदयपुर के अंदर ही आती है। ठीक है। तो सिलिसिएट कहाँ है? अलवर में है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सभी संकटापन्न पौधे जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जो संकट में, यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पे है, जो जीव जंतु है या पौधे है या कोई भी और अदर जाति है, तो वो किसके अंदर है? कौन सी बुक में उसका रिकॉर्ड मिलता है? उसका रिकॉर्ड मिलता है रेड डाटा बुक के अंदर मिलता है। कौन सी बुक के अंदर मिलता है? रेड डाटा बुक के अंदर। अब रेड डाटा बुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो है, ये बुक है या ये जो डिटेल है, ये IUCN के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। IUCN के हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक तैयार की जाती है। ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न पर। मैसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो मैसा का पठार हो गया आपके चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार है? मैसा का पठार। और जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इसका जो किला है ये मैसा के पठार के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न के। एक ही आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो जो एक ही आंदोलन है, ये 1921 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है मोतीलाल तेजावत। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है। मोतीलाल तेजावत। इसकी शुरुआत कौन से स्थान पर की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर। मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। और ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में भील और गरासिया जातियों ने भाग लिया था। भील प्लस गरासिया जातियों ने भाग लिया था इस आंदोलन के अंदर। ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? तो ये कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में। कौन से शिलालेख में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत सारी एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछता हुआ देखा है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। अब बिजोलिया शिलालेख के बारे में थोड़ा सा जान ले कि ये जो शिलालेख है 1170 में लिखा गया था। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था जैन श्रावक लोलक करके हैं, उन्होंने लिखा था। किसने लिखा था? श्रावक लोलक करके, लोलक एक लेखक है, उन्होंने इस शिलालेख को लिखा था। ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। सांबर झील का निर्माण, ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने? वासुदेव चौहान ने। ठीक है। वासुदेव चौहान ने। ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ठीक है। बड़े अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, बीकानेर का प्राचीनतम नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीनतम नाम था जांगल प्रदेश। क्या था? जांगल प्रदेश। ठीक है। मत्स्य किसको कहा जाता था? विराटनगर को। ठीक है। जो कि आज जयपुर और अलवर का भाग है। ठीक है। अगला आ गया सूरसेन। सूरसेन कहा जाता था मथुरा को। ठीक है। और राजपूताना अपन था ही मेवाड़। ठीक है। राजपूताना क्या था? मेवाड़ था। सूरसेन मथुरा को कहा जाता था। मत्स्य जनपद विराटनगर
और जो कि आज जयपुर और अलवर की सीमा पर स्थित है, और बीकानेर जंगल प्रदेश कहा जाता था। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भगवान के शिव को अच्छा भगवान शिव के समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ जो मेला है वो लगता है अपने सवाई माधोपुर के अंदर। सिवाड़ एक जगह है सवाई माधोपुर में, वहाँ पे इसका मेला लगता है, जो कि घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे लगता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरियाबाद की ओढ़नी पहनती है? लहरियाबाद की ओढ़नी पहनी जाती है तीज पर। तीज के अवसर पर, अभी थोड़े दिन पहले तीज का त्यौहार गया था, तो लहरियां पहनती हैं बहुत सारी महिलाएं। ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य जालोर का है? तो जालोर का जो नृत्य है वो है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का। चंग नृत्य और गीदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी का। ये दोनों कहाँ के? शेखावाटी के। और बम नृत्य कहाँ का है? धौलपुर का। भरतपुर धौलपुर है, वहाँ का है बम नृत्य। ठीक, और चंग और गीदड़ शेखावाटी के, और ढोल नृत्य आ गया आपका जालोर का। झोरवा लोकगीत का संबंध किस जिले से? तो झोरवा जो लोकगीत है वो जैसलमेर के अंदर गाया जाता है। जैसलमेर के अंदर कौन सा गीत गाया जाता है? झोरवा लोकगीत। ठीक है, बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? तो पहले तो ये देखें, बीसल देव जो रासो है इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे नरपति नाल्य। ठीक है, नरपति नाल्य ने क्या लिखा था? बीसल देव रासो लिखा था। और इनकी जो महिला पात्र थी वो थी राजमती। कौन थी? राजमती इनकी महिला पात्र थी। ठीक है, भारत का संविधान का भाग 1 संबंधित है। तो संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? ये है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर है। किसके अंदर? 4 के अंदर। नागरिकता भाग 2 के अंदर है, और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो भाग 1 क्या है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र। बढ़े अगले प्रश्न का। अनुच्छेद देख लें, तो इसके अनुच्छेद हैं भाग 1 के अनुच्छेद 1 से और 4 के बीच में, भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद देखे जाएं तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, और भाग 4 के 51 के जो है इसके अंदर भाग 4 के सम्मिलित है। ठीक है, तो अनुच्छेद भी हो गए और हमारे भाग भी कंप्लीट हो गए। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया? संघवाद लिया गया आपके कनाडा से। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। क्या ली गई है? समवर्ती सूची ली गई। ठीक है, अमेरिका से क्या ली गई है? अमेरिका से लिया गया है, एक मिनट रुकिए, प्रस्तावना या मौलिक अधिकार। बहुत सारी चीज़ें वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, एक राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो भी कहाँ से लिया गया? महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, नीति निर्देशक तत्व, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयरलैंड वाला। ठीक है, समझ में आ गया? तो संघवाद कहाँ से लिए गए? कनाडा से लिए गए। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो हमने कल राष्ट्रपति के बारे में जितने भी अनुच्छेद थे सारे अनुच्छेद डिस्कस कर लिए। तो अब आज वाली क्लास में हम वो अनुच्छेद वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम डायरेक्ट आंसर ही टिक करेंगे। तो कार्यपालिका शक्ति किसमें? 54 में। ठीक है, 55 के अंदर क्या दे रखा है आपको? 55 के अंदर दे रखा है 54 के अंदर दे रखा है आपको निर्वाचन मंडल। ठीक है, 55 के अंदर दे रखा है आपको जो इसकी पद्धति है निर्वाचन की वो। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस बार संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य
जोड़े गए। संपत्ति का अधिकार था एक, उसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। अभी यह वर्तमान में 300 के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ था, जिसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11th मौलिक कर्तव्य, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताता है, वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 69वां संविधान संशोधन है, दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली यानी कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो दिल्ली का जो सेंट्रल पार्ट आता है ना, उससे रिलेटेड है 69वां संविधान संशोधन। तो हमारे चारों संविधान संशोधन हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से संसद का अंग नहीं है। तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष संसद का अंग नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और संसद जो शब्द है यानी जो संसद है वो अनुच्छेद 79 में, ठीक है। तो हमने 4 अनुच्छेद एक्स्ट्रा में देख लिए। और लोकसभा अध्यक्ष आपको संसद का अंग नहीं होता है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल पद त्याग की स्थिति में अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो राज्यपाल त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। राष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को। ये प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट चलती है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष देता है उसके उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को, ठीक है। ये भी ऐसे ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, ठीक है। तो राज्यपाल किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। जिला कलेक्टर किसे रिपोर्ट करता है? जिला कलेक्टर करेगा राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। जिला कलेक्टर किसे रिपोर्ट करेगा? राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? अब विटामिन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि विटामिन के जो भी जितने विटामिन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है, इनके रासायनिक नाम क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे देखने को मिलता है कि विटामिन ए का रासायनिक का नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन B1 का क्या होता है? थायमिन। B3 का क्या होता है? नियासिन। B3 का क्या होता है? नियासिन। B12 का क्या होता है? साइनोकोबाल्मिक। विटामिन सी का देखें तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन डी का देखें तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का देखें तो विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल, ठीक है। ये हमारे रासायनिक नाम हो गए। और जो ये B12 है यानी साइनोकोबाल्मिक है, इसके अंदर एक कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12। यहाँ से नाम से ही है साइनोकोबाल्मिक, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है साइनोकोबाल्मिक कौन सा है? विटामिन B12। एक हमारा रह गया के को भी देख लेते हैं। के का नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन विटामिन के का नाम होता है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न को। वह कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहती है? तो अधातु पूछ रहा है, तो अधातु है ब्रोमीन, और यहाँ धातु पूछ लिया जाता तो वो हो जाता पारा, ठीक है। सल्फर एक ऐसी धातु है जिसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। केरोसिन के तेल में, नहीं यार, सल्फर नहीं है, सॉरी, सोडियम है, सोडियम है, ठीक है। क्या है वो? सोडियम। सल्फर के नहीं है वो, सोडियम है यार, ठीक। सोडियम एक ऐसा तत्व है जो कि सल्फर के कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। वो सल्फर याद रह गया, सोडियम है, सोडियम कैरोसिन के तेल में रखा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर।
रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है। रक्त समूह किसने दिए? जो ए बी और ओ जो हम देखते हैं ब्लड ग्रुप, वो किसने दिए थे? तो ये दिए थे लैंड स्टीनर ने रक्त समूह। ठीक है। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पास्चर ने चेचक के टीके की खोज की थी, जो कि हमने कल या परसों वाली क्लास में भी क्वेश्चन आया था। जॉन सॉल्क ने किसने की थी? पोलियो के टीके की थी। ठीक है। जॉन सॉल्क ने किसकी थी? पोलियो के टीके की थी। लुई पास्चर ने चेचक के लिए की थी। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। अब रक्त समूह के बारे में एक दो तीन फैक्ट हैं, वो जान लेते हैं कि सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो वो है AB प्लस। और सर्वदाता वो है O नेगेटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे याद करें कि सर्वग्राही लेगा तो क्या करेगा? प्लस होगा, और दाता यानी कि देगा तो उसका क्या ब्लड होगा? माइनस होगा। ठीक है। तो ये सीधे सीधे से दो तरीके हो गए। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर, बारामूला जो क्षेत्र है, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला, नगर और बारामूला। ठीक है। यहाँ पे बनास नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर? बनास नदी के ऊपर। ये बनास क्या है? बनास नहीं है, चेनाब नदी के ऊपर। ठीक है। चेनाब नदी के ऊपर सबसे लंबे रेल पुल का उद्घाटन किया था। ठीक है। तो कौन से जिले में, कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया श्रीलंका ने। किसने किया? श्रीलंका ने। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो थाईलैंड है। थाईलैंड के बैंकॉक के अंदर छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मरु महोत्सव में मिस मरुश्री 2025 का खिताब किसने जीता? मिस मरुश्री 2025 का खिताब जीता धीरज पुरोहित ने। किसने जीता? धीरज पुरोहित ने। इसी के अंदर मिस मूमल 2025 किसने जीता? कोमल सिद्ध ने। मरु महोत्सव के अंदर ही मिस मूमल एक पुरस्कार दिया गया था, जो किसने जीता? कोमल सिद्ध ने जीता है। मिस मरुश्री धीरज पुरोहित ने जीता है। और एक और पुरस्कार दिया गया था मिसेज जैसलमेर, जो कि भावना गहलोत ने जीता था। किसने जीता? भावना गहलोत ने। कौन सा? मिसेज जैसलमेर। मिसेज जैसलमेर। ठीक। ये दो तीन एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, जिससे आपको ये याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है। साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और मिस्र के बीच। ठीक है। भारत और मिस्र के बीच में कौन सा होता है? साइक्लोन होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है एक संप्रीति अभ्यास है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र। कौन सा होता है? इंद्र होता है। भारत और अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार। भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा होता है? वज्र प्रहार होता है। भारत और रूस के बीच में इंद्र होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया गया था। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है? तो ट्रांजिस्टर किया गया है सेकंड पीढ़ी में। ठीक है। सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड हमने ये पढ़ी ली। थर्ड पीढ़ी के अंदर आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया गया था। इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल कब किया गया था? थर्ड में। और फोर्थ में किसका? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का कब किया? फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया था। हमने चारों पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में देख लिया, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारी इनपुट
डिवाइस है। ठीक है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 10,000, जो किसने बनाया था? सीडेक एक कंपनी है जिसने इसका निर्माण किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति निहित है? राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्ति निहित है। ठीक है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के अंदर क्षमादान की शक्ति निहित है। ये हमने कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। हमने कल वाली क्लास में राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, सभी डिस्कस कर लिए थे। जिन भी साथियों ने अभी तक नहीं देखे वो एक बार क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली कोबोल क्या है? कोबोल एक भाषा है। कल हमने फोर्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, आज कोबोल के बारे में पढ़ेंगे। जो कोबोल भाषा है वो व्यावसायिक क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली भाषा है, और फोर्ट्रॉन जो भाषा थी वो वैज्ञानिक या विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली भाषा थी। ठीक। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, और उन्हें भी ये पता लगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए हम कितने रेडी हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं एग्ज़ाम्स में उनको डिस्कस कर रहे हैं, और एक पेपर की भांति यानी कि एक एग्ज़ाम की भांति ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और इन सभी क्वेश्चंस में हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिटेल जो है डिस्कस करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,